हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पे रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। तो आज हम बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आए। इंडिया की जो ट्रक्स हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और आर्मी फौज जैसे जो है ना वो यूज़ करती है। तो कहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई थी, मतलब कहाँ से ये टायर बने थे, एक एक पुर्जे की जो है ना आज हम अपडेट लेके आए। बहुत कमाल की वीडियो आने लगी है। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। साल 1972 जर्मनी। साल 1972 डाइमलर से बेंज और स्टायर डाइमलर आर्मी के यूज के लिए एक हद से ज्यादा कैपेबल ऑफ रोड मशीन बनाने के लिए जुट जाते हैं, और ये सब महमूद रजा पहलवी के कहने पर होता है, जो कि ईरान के आखिरी शाह थे और जर्मनी के विशालकाय डाइमलर ग्रुप में एक बड़े हिस्सेदार। इस गाड़ी की इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का जिम्मा होता है मर्सिडीज बेंज के डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स पर, और ये काम किया जाता है स्टुटगार्ट जर्मनी में, और इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग करी जाती है स्टायर डाइमलर द्वारा ग्राज ऑस्ट्रिया में। इस गाड़ी के पहले ड्राइवेबल प्रोटोटाइप की टेस्टिंग चालू हो जाती है और इसे दुनिया की अलग अलग डिफिकल्ट टेरेन्स पर टेस्ट किया जाता है, जिसमें जर्मनी की कोलफील्ड्स, सहारा डेजर्ट और आर्कटिक सर्कल तक शामिल थे। और लगभग 4 साल बाद यानी कि 1979 में इस गाड़ी का प्रोडक्शन वर्जन निकाला जाता है। अब क्योंकि ये गाड़ी आर्मी पर्पस के लिए बनाई गई थी, इसमें आपको कोई भी फ्रिल्स नहीं मिलते थे। इसके अंदर मैनुअल गियर मिलता था, हैंड क्रैंक्ड विंडोज मिलती थी, और यहाँ तक कि इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा बेयरबोन था। पर कुछ टाइम बाद इस गाड़ी को आम जनता के लिए भी लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन तब भी इसके शुरुआती मॉडल्स में कोई भी फीचर्स नहीं दिए जाते हैं, और ये गाड़ी ऑलमोस्ट मिड 80s तक ऐसी ही रहती है। लेकिन मर्सिडीज बीइंग ए लग्जरी कार ब्रांड, वो धीरे धीरे करके अपनी जी वैगन को एक मोस्ट अपीलिंग लग्जरी एसयूवी में बदलना चालू कर देते हैं, और कब ये 80 हॉर्स पावर का वर्क हॉर्स 800 हॉर्स पावर के मॉन्स्टर में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जो एक्चुअल जी वैगन थी, जिसे गधे की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, वो आज भी मरी नहीं है। वो वर्क हॉर्स, ज़्यादा कैपेबल ऑफ रोडर, गो एनीवेयर मैनुअल गाड़ी आज भी एग्जिस्ट करती है, पर वो जर्मन्स नहीं, इंडियंस द्वारा बनाई जाती है। हाँ, मैं यहाँ पर गुरखा की बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी जी वैगन जैसी दिखती है, बल्कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअली में अंदर से 80 के दशक की एक जी वैगन ही है। हाँ, 1982 में फोर्स मोटर्स को डाइमलर से 2.4 OM616 डीजल इंजन मिला था, जो कि मर्सिडीज अपने कई एप्लीकेशंस में यूज करती थी, और ज़्यादातर ये कमर्शियल गाड़ियों के अंदर ही यूज होता था। अब मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वही इंजन है जिसका साइज हल्का सा बढ़ाकर फोर्स गुरखा में FM 2.6 के नाम से यूज किया जा रहा है। यस, फोर्स आज भी एक 40 साल पुराना डीजल इंजन यूज कर रहे हैं अपनी गुरखा के अंदर, और सिर्फ यही नहीं, गुरखा के अंदर जो मैनुअल ट्रांसमिशन यूज किया जा रहा है वो भी पुरानी मर्सिडीज से ही डिराइव्ड है। इसके अलावा इसमें जो मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि 40 साल पुराने जी वैगन के अंदर यूज हुआ करते थे। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपको मैनुअली लीवर को खींचकर फिर डिफरेंशियल लॉक करना पड़ता है, जबकि आज की डेट में हमें ये देखने को मिलता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल लॉकर्स ही मिलते हैं कार्स के अंदर। इन बातों के अलावा इस गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन सेटअप है, गाड़ी का ओवरऑल फील एंड लुक है, इसके अंदर जो क्लैम शेल बोनट है, एक्सपोज्ड हिंजेस हैं डोर्स के ऊपर, ये सभी चीजें एक 80 के दशक की जी वैगन की याद दिलाती हैं। और क्योंकि गुरखा को देखकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ी समय में फंसी हुई है आज भी, इसीलिए इस गाड़ी को देख के डिफेंडर की याद आती है, क्योंकि डिफेंडर भी एक ऐसी गाड़ी है जिसके डिजाइन के अंदर 60-70 सालों तक कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। हाँ, हालांकि इंजन्स मॉडर्न थे इसके, लेकिन लुक्स बिल्कुल वैसे ही थे। लेकिन फिर एकदम से 2020 के अंदर इस गाड़ी का नया अवतार लाया गया और ये बिल्कुल ही बदल गई, यानी ये मॉडर्न हो गई, और इसी की वजह से जो पुरानी डिफेंडर को चाहने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, और एक जनाब तो पुराने लुक्स एंड रॉ फील वाली डिफेंडर को इतना ज्यादा मिस करने लगे थे कि उन्होंने खुद की एक प्रॉपर डिफेंडर लॉन्च कर दी इनियोस ग्रेनेडियर के नाम से, जो कि दिखने में बहुत हद तक पुरानी डिफेंडर जैसी ही है, लेकिन इसके इंटरनल्स BMW से लिए गए हैं, और इसीलिए इस गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन और इंजन वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। पर गुरखा के साथ ऐसा नहीं है, ये गाड़ी दिखती भी पुरानी है और ये फील भी वैसी ही होती है, क्योंकि इसके अंदर पुराने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उनको मॉडर्नाइज करके, और इसीलिए इसके दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी, और हम इन दोनों मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से 75% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं है। और इसके अलावा बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो आगे चलते हैं वीडियो में। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो गुरखा को सारी की सारी एडवांटेजेस मिलती हैं ऑफ रोडिंग डिपार्टमेंट में। दिस कार बिलोंग्स टू जंगल एंड आई मीन इट।
और ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर दो ऐसी बड़ी खासियत हैं जो कि जिम्नी और थार में भी नहीं आती हैं, जो कि अपने आप में ही वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफ रोडर्स हैं इंडिया के अंदर। सो जो इसको पहली एडवांटेज मिलती है वो मिलती है इसके स्नॉर्कल की वजह से, जिसके चलते इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 700 mm तक पहुंच जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25 फुट तक। और जो गाड़ी वाटर वेडिंग कैपेसिटी के मामले में इसके आसपास पहुंचती है वो है थार, जिसकी कैपेसिटी है 600 mm की, जिम्नी की 300 mm की है। और इसके अलावा अगर हम बाकी गाड़ियों की बात करें तो स्कॉर्पियो की 500 mm की कैपेसिटी है, बोलेरो की 370। हाँ, फॉर्च्यूनर एक गाड़ी है जिसकी अगेन 700 mm की है, इक्वल टू गुरखा। लेकिन इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है कि इनोवा जो कि एक MPV है, उसकी भी 500 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिल जाती है। सो क्लियरली गुरखा यहाँ पर लीड करती हुई दिखाई देती है इन टर्म्स ऑफ वाटर वेडिंग कैपेसिटी। लेकिन इसके अलावा गुरखा को एक और बहुत तगड़ी एडवांटेज मिलती है जो कि फिलहाल 50-60 लाख तक की गाड़ियों में भी नहीं मिलती है इंडिया के अंदर तो, और वो है फ्रंट एंड रेयर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग। गुरखा में फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही मैकेनिकल लॉकर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अंडुलेशंस में भी नहीं फंसती है। लेकिन वहीं अगर हम जिम्नी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर खाली रेयर व्हील्स में ही लॉकर मिलता है, और वो भी मैकेनिकल टाइप नहीं है, बल्कि वो ब्रेकिंग लॉकिंग डिफरेंशियल है, जिसके अंदर की ब्रेक्स फ्री स्पिनिंग टायर को रोकती हैं ताकि पावर फंसे हुए व्हील में ट्रांसफर करी जा सके। और हमें ये देखने को मिलता है कि थार के भी निचले मॉडल्स के अंदर ब्रेक वाले डिफरेंशियल लॉकर्स ही दे रखे हैं, और खाली अपर मॉडल्स के अंदर ही मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकर्स दिए हैं, वो भी सिर्फ रेयर व्हील के अंदर। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रेक वाले लॉकर्स कभी भी मैकेनिकल लॉकर्स जितने अच्छे नहीं होते हैं, और अगर कोई कंपनी ब्रेक वाले लॉकर्स दे रही है तो उसका रीज़न साफ साफ यही होता है कि वो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरखा को बनाया ही ऑफ रोडिंग करने के लिए गया है, लेकिन यहीं से इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी सामने दिखाई देती है, और वो ये कि इस गाड़ी को सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो समझते हैं। इंडिया में जब भी लोग किसी भी सेगमेंट की गाड़ी लेने चाहते हैं तो वो सबसे पहले ढूंढते हैं प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस कांट अफोर्ड 2 cars पर पर्सन, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसी गाड़ी लें जिसे वो डेली भी यूज़ कर सकें और उससे फन भी कर सकें। और जब आप किसी कार को डेली यूज़ करना चाहते हैं तो उससे ये उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर क्रीचर कंफर्ट्स अच्छे होंगे, AC इफेक्टिव होगा, इंटीरियर क्वालिटी बढ़िया होगी, और कार अंदर से सुंदर दिखाई देगी। और जिम्नी और थार ये दोनों ही गाड़ियां इस बात पर काफ़ी हद तक खरी उतरती हैं। इनके इंटीरियर्स ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, फिर भी ये दोनों ही गाड़ियां अंदर से काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। इनकी राइड क्वालिटी अच्छी है, NVH लेवल्स अच्छे हैं, और फीचर्स वगैरह भी गुरखा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं खासकर इंटीरियर्स की बात करूं तो इस एरिया के अंदर गुरखा बहुत ज़्यादा पीछे है आज की डेट में। इस गाड़ी के इंटीरियर्स को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गाड़ी 17 लाख रुपए की हो सकती है। और आप इस कंपैरिजन के अंदर देख ही सकते हैं कि इसके इंटीरियर्स थार और जिम्नी के मुकाबले कितने ज़्यादा खराब दिखाई देते हैं। गुरखा की इंटीरियर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब है कि हमारे एक व्यूअर ने तो ये तक कमेंट कर दिया था कि ऐसा लगता है कि स्टॉक व्हीकल होने के बाद भी इसे करोल बाग से मॉडिफाई करवाया गया हो। एंड टू सम एक्सटेंट आई एग्री, पर चलो हम मान लेते हैं कि एक ऑफ रोड एंथुजियास्ट को इंटीरियर क्वालिटी से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे फर्क पड़ता है, एंड दैट इज परफॉर्मेंस। इवन दो गुरखा कम्स विद ऑल बेल्स एंड विसल्स विच एन ऑफ रोडर शुड हैव, पर फिर भी ये गाड़ी एक जगह बहुत बुरी तरीके से मार खाती है, और वो है इसका इंजन डिपार्टमेंट। इसमें अभी भी एक 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इंजन यूज किया जा रहा है, जो कि इन्हें मर्सिडीज से मिला था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ, फोर्स ने इसके अंदर नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करे हैं, बट एक्चुअली यू कांट चेंज होल आर्किटेक्चर ऑफ एन इंजन। और यही वो रीजन है कि 2600 सीसी का होने के बावजूद भी ये इंजन सिर्फ 89 bhp और 250 Nm का ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसकी 89 हॉर्स पावर की पीक पावर भी आपको 3200 RPM पर मिलती है, जो कि अगेन इसकी पीक RPM के आसपास है। और इसको लेकर मैंने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, मुझे उनसे यही पता लगाया है कि इसके अंदर लो एंड पंच के अलावा कुछ भी नहीं है। मिड रेंज खोखला है और टॉप एंड नॉन एग्जिस्टेंट है। और इस गाड़ी का इंजन बिल्कुल एक ट्रक इंजन की तरह ही एक्ट करता है, क्योंकि ट्रक्स के अंदर भी लो एंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और मिड रेंज और टॉप एंड नहीं होता उन गाड़ियों के अंदर भी, एंड इट रिजल्ट्स इन स्लो हाईवे क्रूजिंग स्पीड्स। और इस रीजन की वजह से आप डरोगे जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर वहीं हम इसका कंपैरिजन थार और जिम्नी से करें तो उन गाड़ियों के अंदर 150 और 103 हॉर्स पावर मिलती है उनके इंजन से, एंड इस गाड़ी के कंपैरिजन में ये मीलों आगे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। अब चलो मान लिया कि इंजन में पावर कम है, लेकिन इसके ऊपर से ये गाड़ी हद से ज़्यादा भारी है। गुरखा का वजन 2000 किलो है और ये थार से लगभग 300 किलोग्राम और जिम्नी से 800 किलोग्राम ज़्यादा भारी है, और इसकी वजह से ये गाड़ी और भी ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो यार यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्यों फोर्स ने खुद का एक इंजन नहीं बनाया जो ज़्यादा पावरफुल और मोर कंपेटेबल हो इस गाड़ी से।
तो अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है बिल्कुल यार, तो इसका जवाब छुपा है कंपनी के साइज में। फोर्स मोटर कंपैरेटिवली एक बहुत ही ज्यादा छोटी कार कंपनी है, इवन इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा छोटी। नाउ इवन दो फोर्स मोटर आज़ादी से ही इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो अभी तक भी कंपनी की प्रोफाइल को एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है ये बताने के लिए तो मुझे एक पूरी की पूरी वीडियो लगेगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि एक छोटे कार मेकर के लिए इंजन डेवलप करना एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इंजन की R&D में कंपनी का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। मतलब इन कंपैरिजन टू डिजाइनिंग या बाकी सब कंपोनेंट्स बनाने के मुकाबले इंजन बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। और क्योंकि फोर्स कंपैरेटिवली एक बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है, इसीलिए उनका R&D बजट बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन कितना छोटा? सो फॉर दैट आई हैव सम डेटा फ्रॉम 2017 और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर R&D में टॉप 5 स्पेंडर ऑटोमोटिव कंपनीज हैं टाटा, महिंद्रा, मारुति, होंडा एंड अशोक लीलैंड। टाटा ने 2016-17 में 2100 करोड़ रुपए सिर्फ R&D में खर्च करे थे, इवन दो उनका खुद का नुकसान हुआ था 2600 करोड़ रुपए का उस साल। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करे थे और उनका ग्रॉस प्रॉफिट था 5000 करोड़ का, यानी कि उन्होंने अपने ग्रॉस प्रॉफिट का 40% लगा दिया था R&D के अंदर खाली। मारुति ने सिर्फ 640 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जो कि उनके ग्रॉस प्रॉफिट का 6.44% था खाली। अब इनकी स्पेंडिंग इतनी कम इसलिए है क्योंकि इनकी जो मेजर R&D होती है वो जापान में होती है और इस लिस्ट के अंदर खाली इंडिया की बात करी गई है। फिर इसके बाद आती है होंडा विद 549 करोड़ रुपीस एंड अशोक लेलैंड विद 389 करोड़। लेकिन क्या आप जानते हैं फोर्स मोटर्स ने कितना खर्च करा था R&D पर 2016-17 में? सिर्फ 113 करोड़ रुपए, जो कि इवन सभी इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड से भी काफी कम है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज तक भी फोर्स मोटर्स एक 40 साल पुराने इंजन को मॉडिफाई कर करके यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो यही सेम इंजन अपनी ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि फोर्स ट्रैवलर के छोटे से बड़े, शॉर्ट से लॉन्ग व्हील बेस वाले वर्जन्स और इसके अंदर टीरेक्स के भी अलग अलग बॉडी साइज वाले वेरिएंट्स शामिल हैं। यानी कि पूरी की पूरी फोर्स मोटर कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूजुअली इंडिया के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि कार कंपनीज के पास ज्यादातर 3 से 4 इंजन होते ही होते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि जहां एक तरफ ट्रैवलर ठीक ठाक नंबर्स में बिकती है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी मैटर करती है और वो ये इंजन अच्छे से देता है, वहीं पर गुरखा जैसी पर्सनल यूज वाली गाड़ी वो बिल्कुल भी नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ग्राहकों को पावर चाहिए होती है गाड़ी से। और मेरा मानना ये है कि 5 डोर गुरखा को लॉन्च करने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी टेस्टिंग वो कर रहे हैं, जब तक वो एक शानदार पेट्रोल और डीजल इंजन नहीं बना लेते इस गाड़ी के हिसाब से, और जब तक वो अपनी गाड़ी की ओवरऑल अपील पर काम नहीं करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब। यार मैं कहता हूँ ना कि ये भी बहुत कमाल हो गया यार, कि ये एक कार बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कई देश ऐसे हैं, एक पाकिस्तानी कई देश ऐसे हैं जो आज तक अपने मुल्क में एक साइकिल तक नहीं, बाइक तक नहीं बना सकते, वो भी इंपोर्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में आप चेक करो, बाइक जैसे जो है ना, कार तो छोड़ो, मैं कहता हूँ बाइक दो व्हील वाले होते हैं, वो भी पाकिस्तान नहीं बना पाया खुद के अपने दम पे, वो भी इंपोर्ट करता है, वो भी एक्सपोर्ट करता है यार। तो यार ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, एक इंजन है वो भी लगा लेगा, कुछ अरसा लगेगा वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल गाड़ी बहुत कमाल की है। लोग जो है ना बातें बनाते हैं कि ये गाड़ी इस तरह है, इस तरह है। यार तुम ये नहीं सोच रहे कि यार अपने देश में एक कार बन रही है, अपने देश में एक जो है ना एक एक चीज, एक एक पुर्जा बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है यार। और इतनी सस्तियां जो है ना दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं तो आप चेक करें, जो है ना 32 लाख, जो है ना 10 लाख की गाड़ी वो 20 लाख तक पहुंच जाती है, जब ऑनर के पास आती है तो 20 लाख तक पहुंचती है। तो ये बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और हमारे इधर जो गाड़ियाँ होती है वो इंडिया की एक जो है ना छोटी सी छोटी, वो 5 लाख में इंडिया में जो मिलती है वहाँ तक नहीं मिल सकती। उनकी क्वालिटी, इंडिया में जो क्वालिटी है वो लेवल की क्वालिटी है। आप उनकी एक एक चीज़ चेक करो। हमारे पाकिस्तान में जो इंडिया में गाड़ी है वो 5 लाख की है, और हमारे पाकिस्तान में आप चेक करो तो वही गाड़ी वो 13 लाख की है, यानी डबल से भी ज़्यादा है। तो आप ये देखो यार, और बहुत अच्छा लगता है यार, इंडिया की अपनी कंपनी है, अपना एक रुतबा है, अपनी एक उसमें जी रहे हैं। गर्व होना चाहिए कि यार अपनी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हमें भी जो है ना इसी तरह एक कंपनी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बाइक नहीं बना सकते। तो आपका क्या कहना है? बहुत अफसोस होता है यार हमें, और आपकी बहुत खुशी की बात है यार, एक एक चीज़ जो है ना वो इंडिया में बन रही है, और जैसे वो इंडियंस कहते हैं उनके मुताबिक ऐसी बनती है।
तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपका अपना चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बाय।